मेरा नाम डॉक्टर उषा पाठक है। मैं डीएवी पीजी कॉलेज में टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मेरे शिक्षण का विषय है पेडागोजी ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, अर्थात गणित शिक्षण की विधियां। पेडागोजी में किसी भी शैक्षणिक विषय के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। उस विषय के अंतर्गत जो भी ज्ञान और कौशल है उसको किस प्रकार प्रदान किया जाए, इससे संबंधित अध्ययन इसमें शामिल होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की विधियां और शिक्षण से संबंधित जो प्रैक्टिसेस हैं वो शामिल होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिक्वायरमेंट जो बच्चे की है उसकी पूर्ति करता है, उस पर ध्यान देता है। एक कक्षा में अध्यापक जो भी शिक्षण से संबंधित जो भी अधिगम परिस्थितियों को प्रस्तुत कर रहा होता है, उन अधिगम परिस्थितियों के अंतर्गत सीखने सिखाने की या इंटरेक्शन की परिस्थितियों को अगर क्रमबद्ध रूप से संगठित कर दिया जाए तो ये शिक्षण विधि कहलाती है। हमारे शिक्षण को इफेक्टिव बनाने के लिए एक उपयुक्त विधि का होना परम आवश्यक है। हमारे शिक्षण की सफलता उपयुक्त विधि के चुनाव पर ही निर्भर करती है और ये शिक्षण की विधियां एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस विधि से 15-16 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर उसी विधि से हम 6-7 साल के बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो वो उतने अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएंगे, उसका समझना बहुत कठिन होगा। ये देखा गया है कि जो बच्चे गणित में रुचि लेते हैं, जिनमें भय होता है, उसका बहुत कुछ कारण, कई कारणों में से एक कारण जो है शिक्षण की विधि भी होता है। किस तरीके से उसने पढ़ा है, किस तरह से उसे गणित सिखाई गई है, इसका प्रभाव उस पर सबसे अधिक पड़ता है। इसीलिए एक अच्छी शिक्षण की विधि में क्या होना चाहिए? बच्चे की आयु, उसका स्तर, उसकी मानसिक स्तर, उसकी बौद्धिक क्षमता, इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हमारे पास, क्योंकि अध्यापक को उपयुक्त विधि का चयन करना है, क्योंकि किस निश्चित स्थिति में कौन सी विधि उपयुक्त होगी, इसके लिए अध्यापक को विभिन्न विधियों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो आज हमारे जानेंगे कि हमारे शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं गणित शिक्षण की, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनका अध्ययन करना एक अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक है। उनमें से सबसे पहला है इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि, दूसरा है डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि, तीसरा एनालिटिक या एनालिसिस मेथड विश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड संश्लेषण विधि, लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड अनुसंधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट मेथड प्रायोजना विधि, लेक्चर मेथड ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अपनी जगह पे, यानी व्याख्यान विधि। इस तरह से छोटे बच्चों के केस में हमें जो विधि अपनानी होती है वो प्ले वे मेथड है, जिसे हम खेल विधि कहते हैं। ये समस्त प्रकार की विभिन्न विधियां जो हैं अध्यापक को जानना बहुत आवश्यक है, तभी वो उपयुक्त विधि का चयन इनमें से कर सकता है। एक अच्छी शिक्षण विधि के उद्देश्य क्या होंगे? एक अच्छी शिक्षण विधि का उद्देश्य अधिक से अधिक ज्ञान देना बच्चों को नहीं है, वरन वो बच्चों को इस तरह से प्रेरित करे कि वो स्वयं अपने प्रयासों से ज्ञान की तरफ बढ़े। एक अच्छी शिक्षण विधि का उद्देश्य है कि वो बच्चों के मानसिक स्तर, उनकी आयु, उनकी रुचि, उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। एक अच्छी विधि जो बच्चों में अच्छी आदतों को विकसित कर सके, ईमानदारी की, कंसंट्रेशन की, सेल्फ डिपेंडेंस की, आत्मविश्वास जो बढ़ा सके, जो आत्मनिर्भर बना सके, उनमें रीजनिंग पावर को डेवलप कर सके, उनमें इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति को विकसित कर सके, उनमें क्रिएटिविटी को डेवलप कर सके यानी सृजनात्मकशील क्षमता को विकसित कर सके। इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं एक अच्छी विधि के चयन के लिए। आज हम सर्वप्रथम जो विधि पढ़ने जा रहे हैं उनमें से सर्वप्रथम विधि है इंडक्टिव मेथड। तो आज हम इंडक्टिव मेथड को लेंगे, यानी कि आगमन विधि। इस विधि में विभिन्न उदाहरणों, विभिन्न स्पेसिफिक परिस्थितियों का, प्रयोगों का, अनुभवों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर रूल, फॉर्मूला सामान्यकरण किए जाते हैं। अर्थात इसमें हम क्या करते हैं, वी प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि हम विशिष्ट परिस्थिति से सामान्य की ओर बढ़ते हैं।
या हम इसको कह सकते हैं विशिष्ट क्या हो सकता है, कोई भी एक एग्जाम्पल हो सकता है जिसे हम कॉन्क्रीट कह सकते हैं, यानी मूर्त रूप में। जो मूर्त है वो क्या है, हमारा एग्जाम्पल है, जिससे बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जिससे संपर्क में आता है वो कॉन्क्रीट रूप कहलाता है। तो एक विशिष्ट परिस्थिति के रूप में एक एग्जाम्पल, एक प्रयोग, कोई भी अनुभव, कोई भी एक विशिष्ट स्थिति मूर्त है। इसको हम प्रस्तुत करते हैं और बच्चा किस दिशा में बढ़ता है, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त। और ये अमूर्त क्या होता है, ये रूल हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है, और ये जनरलाइजेशन हो सकता है। इस प्रकार इस विधि के अंतर्गत हम विशिष्ट से सामान्य की ओर, अर्थात कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर, या हम एक एग्जाम्पल से हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो अध्यापक इस विधि के अंतर्गत क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार की विशिष्ट परिस्थितियों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं और स्वयं किसी नियम, सूत्र या सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं, स्वयं प्रतिपादित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, माना एक एंगल सम प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा शिक्षण का टॉपिक है। और इसको इंडक्टिव अप्रोच के द्वारा अगर हम पढ़ाएंगे तो हम किस प्रकार से विशिष्ट परिस्थितियों को प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने। माना एक टीचर अपने बच्चों को आदेश देता है कि सब अपनी नोटबुक में ट्रायंगल्स बनाएं और उनके एंगल मेजर करें, और फिर उनके एंगल्स को टीचर जो है अपनी एक ब्लैक बोर्ड में एक टेबल डेवलप कर सकता है और उस टेबल में वो बच्चों के एंगल्स को अंकित कर सकता है। माना पहले बच्चे का एक एंगल है 70 डिग्री, दूसरा ट्रायंगल का उसका एंगल है 80 डिग्री और एक एंगल है उसका 30 डिग्री। इसी तरह से दूसरे बच्चे के केस में जब पूछा जाए कि उसके ट्रायंगल्स के मेजर्स क्या थे, तो वो बच्चा बता सकता है कि माना कि उसका माना एक एंगल 55 है, 72 हो सकता है और 53 हो सकता है। इसी तरीके से इस टेबल में अन्य बच्चों के भी जो एंगल्स मेजर्स किए गए हैं उनके कोणों के माप यहाँ पे लिखी जा सकते हैं। अंत में अध्यापक अपने बच्चों से कहेगा कि अब आप बताइए इन कोणों के बीच में क्या संबंध है, इन कोणों के योग के बीच में क्या संबंध है। इस तरह से जब वो प्रेरित करता है बच्चों को इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए, तो बच्चे सीख जाते हैं कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हर केस में 180 डिग्री वो अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने स्वयं अपने प्रयासों से विशिष्ट परिस्थितियों के द्वारा, यानी स्वयं ट्रायंगल बनाकर स्वयं उनका एंगल मेजर करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तीनों एंगल के बीच में सम का जो रिलेशन है वो हमेशा क्या आता है, 180 डिग्री आता है। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। माना हमारे पास एक परिस्थिति है, हम बच्चों के सामने दो ऑड नंबर्स का सम के बारे में कहते हैं। माना कि एक ऑड नंबर ये है और दूसरा ऑड नंबर ये है। हम कहते हैं इन दोनों ऑड नंबर्स को अगर हम सम करेंगे तो क्या आता है, बच्चे कहेंगे 8। इसी तरीके से 5 + 7, बच्चों से पूछा जाए क्या आएगा, 12। इसी तरह से 9 + 11 क्या आता है, 20 आता है। फिर आप बच्चों से कह सकते हैं ये कैसे नंबर्स हैं, तो बच्चे कहेंगे ये तो ऑड नंबर्स हैं। जब भी हम ऑड नंबर्स का सम कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है। बच्चे स्वयं इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमेशा कैसा आ रहा है, ये सब इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, एक रूल बना सकते हैं कि व्हेनेवर क्या होगा, जब भी हम द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर, इस तरह से वो निष्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से हम और उदाहरण भी ले सकते हैं। अगर हम एक कोई आइडेंटिटी लेते हैं, माना कि हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है, a² + b² + 2ab। इस तरह की आइडेंटिटी को हम अगर इंडक्टिव अप्रोच से पढ़ाएंगे तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम बच्चों को कोई भी एक परिस्थिति दे सकते हैं एक बाइनोमियल की। माना कि 2x + 3y का हम होल स्क्वायर कराएंगे बच्चों से। तो बच्चे क्योंकि बाइनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन को सीख चुके हैं इस स्टेज में, तो वो बता सकते हैं कि इसको हम क्या लिखेंगे, 2x + 3y × 2x + 3y, और इसको स्वयं वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उनका क्या होगा, 4x² + 9y²
प्लस 12xy। इस तरीके से आप दूसरी परिस्थिति उनके सामने रख सकते हैं। माना a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो बच्चे सर्वप्रथम इसको खुद ही देखेंगे कि a प्लस 2b मीन्स a प्लस 2b इंटू a प्लस 2b, और इसका मल्टीप्लाई करके वो क्या आंसर प्राप्त करेंगे, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab। ये स्वयं मल्टीप्लाई करके वो आंसर तक पहुंचेंगे। फिर आप बच्चों से इस तरह से विशिष्ट परिस्थितियों को प्रस्तुत करने के बाद इनके पैटर्न को ऑब्जर्व करने को कहेंगे कि जब भी हम किसी बाइनोमियल का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें किस तरह से प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। ये 3 पदों का सम है, जिसमें कि पहला पद जो है वो पहले पद का स्क्वायर है, दूसरा पद दूसरे पद का स्क्वायर है, और तीसरा पद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका ट्वाइस है। इसी तरीके से यही पैटर्न इसमें भी ऑब्जर्व करेंगे बच्चे। अंत में वो निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab होगा। तो ये एक आइडेंटिटी जो है बच्चे स्वयं प्रूव कर सकते हैं और इस तरीके से सूत्र और नियम का निगमन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। हम कोई भी सूत्र, अगर सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला अगर हम लेते हैं कि SI इज इक्वल टू PRT ओवर 100, तो इस तरह के फॉर्मूले को भी बच्चे विशिष्ट परिस्थितियों या विशिष्ट एग्जाम्पल के द्वारा इसको प्रतिपादित कर सकते हैं। हम 1 साल के ब्याज की दर के हल करवा सकते हैं एक एक नियम से, हम दूसरे साल के लिए करा सकते हैं, तीसरे साल के लिए करा सकते हैं। अंत में बच्चे उनको ऑब्जर्व करके पैटर्न में क्या प्राप्त करेंगे कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो ये एक प्रिंसिपल को हम दर से गुणा करते हैं और समय से गुणा करते हैं और डिवाइडेड बाय 100 के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी हर एक परिस्थिति के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा, विशिष्ट परिस्थिति से हम सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। माना कि हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज का कंसेप्ट क्या है? एवरेज का कंसेप्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। टीचर को इस कंसेप्ट के अनुसार वो विभिन्न परिस्थितियों को बच्चे के सामने रखेगा। वो कह सकता है कि माना 4 फैमिलीज ने, किसी ने 100 रुपीज दिया, किसी ने 200 दिया, किसी ने माना 500 दे दिया, ठीक है, और किसी ने 100 दिया। इन 4 फैमिलीज ने टोटल कितना मनी दिया? 500, 600, 700 एंड 900। अब इस मनी को हमें माना 3 बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे? इक्वल डिवीजन के लिए हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, और ये इसका आंसर क्या आएगा, यानी हर बच्चे को कितना पैसा मिलेगा? 300 रुपीज मिलेगा। तो ये जो बराबर सब मिल रहा है हर बच्चे को, ये कहलाता है एवरेज। तो एवरेज के रूप में हम बच्चे को एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट से तरह तरह के एग्जाम्पल, तरह तरह की उदाहरणों के द्वारा, रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर हम उनको कह सकते हैं कि किस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अंत में बच्चा किस निष्कर्ष में पहुंच सकता है कि सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्म्स इज कॉल्ड एवरेज। यही हमारा एवरेज का सूत्र होता है, और एवरेज के सूत्र में बच्चा इस तरह से पहुंच सकता है। तो ये था हमारा इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि। इस विधि के अंतर्गत आपने देखा, इस विधि को कब प्रयोग करना चाहिए? जब भी हमें नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, कोई नया फॉर्मूला डिराइव करना है, रूल्स को प्रतिपादित करना है, या सामान्यीकरण तक पहुंचना है, तब हमें इंडक्टिव अप्रोच हमारे लिए बेस्ट अप्रोच होती है गणित शिक्षा में। इस अप्रोच की जो मेरिट है वो क्या है, क्या लाभ है इसके? क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड है। इसमें बच्चा ऑब्जर्वेशन के द्वारा सूत्र का निगमन करता है, आंसर तक पहुंचता है। तो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें बच्चे का स्वयं, मतलब उसके योग्यता का और उसकी आवश्यकताओं का इसमें ध्यान रखा जाता है। उसकी चिंतन शक्ति, उसकी रीजनिंग पावर डेवलप होती है, उसकी खोज की क्षमता इसमें विकसित होती है। इस तरह से जो प्राप्त ज्ञान है वो हमेशा परमानेंट होता है, क्योंकि बच्चे ने अपने स्वयं प्रयासों से उसे प्राप्त किया होता है। ये स्टेबल होता है, भूलने की संभावना बहुत कम होती है। और इस तरह से डेवलपमेंटल प्रोसेस में जब वो स्वयं सूत्र की तरफ बढ़ता है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो उसे प्राप्त होता है उसको वो एप्रिशिएट कर सकता है, क्योंकि उसने स्वयं उस सूत्र को प्राप्त किया हुआ होता है। इसी तरीके से अच्छी आदतें, आप देखेंगे बच्चा जब स्वयं सूत्र की तरफ बढ़ रहा है, निगमित कर रहा है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसकी क्रैमिंग की जो आदत है उससे इसमें बचाव होता है, वो उससे रुकावट, मतलब रोका जा सकता है। साथ ही इसमें बच्चे की कल्पना शक्ति, उसकी जो
इनिशिएटिव लेने की जो भावना है वो उसका विकास होता है। इस विधि के अंतर्गत ये देखा गया है कि इस विधि का प्रयोग एक अध्यापक को तब करना चाहिए किसी टॉपिक के अंतर्गत जब उसके पास पर्याप्त उदाहरण हो, विशिष्ट परिस्थितियां हो, विभिन्न एग्जाम्पल्स हो। इस तरीके से हम इंडक्टिव अप्रोच के लाभ की बात करते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है इस विधि की। वो लिमिटेशंस क्या है? क्योंकि इसमें बच्चा स्वयं प्रिंसिपल्स, स्वयं रूल्स, स्वयं सत्य की ओर बढ़ रहा है, तो कभी कभी ये भी हो सकता है, हमेशा नहीं, वो गलत भी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। तो ये संभावना इसमें रहती है। एक सतर्क होकर काम करने की आवश्यकता होती है, तो गलत निर्णयों की तरफ भी ले जा सकता है इस तरह का अप्रोच। दूसरा, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें कम समय में ही काफी समय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है, काफी हार्डवर्क करना होता है, तो बहुत इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं है। एक अध्यापक को काफी हार्डवर्क करना होता है, बहुत ही प्रिपरेशन करनी होती है। तो इन लिमिटेशंस के साथ भी इसके जो फायदे हैं वो विद्यार्थियों के लिए काफी अधिक हैं, इसलिए इंडक्टिव अप्रोच को हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। अब हम डिडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं। दूसरा मेथड है हमारे गणित शिक्षण का डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का मतलब है निगमन विधि। ये क्या है? ये विधि सिर्फ इंडक्टिव मेथड का जस्ट अपोजिट है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जनरल से शुरुआत करते हैं और किसकी तरफ बढ़ते हैं? पर्टिकुलर, कोई भी विशेष स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारे सामने रखा जाता है, कोई भी सूत्र, नियम, सिद्धांत, और हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? कॉन्क्रीट की तरफ बढ़ते हैं, यानी विशिष्ट एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर हमें सूत्र को विकसित नहीं करना होता है, खोजना नहीं होता है, बल्कि सूत्र को एक्सेप्ट करना होता है। उस सूत्र का किसी एक विशिष्ट स्थिति में, किसी एग्जाम्पल में, किसी समस्या को हल करने पर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस विधि में हम देखते हैं कि डिडक्टिव मेथड में हमें सीधे सूत्र प्राप्त होता है, हमें कोई खोज नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी को ही हम लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हमें एक त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का जो विशेषता है उसका एक टॉपिक हमें लिया है। तो यहां पर हम क्या मान के चल रहे हैं? हमें पता है कि एक ट्रायंगल है और उसके एंगल के सम क्या है? 180 डिग्री है। तो माना एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, यहां पर हम कहते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के तीनों कोण हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें ये हमारे सामने पहले से रखा गया है और हमें प्रूफ करना है इसको। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि DE लाइन। ये DE लाइन जो है A बिंदु से जाती है और ये BC के पैरेलल है। अगर DE लाइन इसके पैरेलल है तो हम बता सकते हैं कि एंगल ABC जो ये एंगल है वो एंगल BAD इसके बराबर होगा। इसी तरह से एंगल BCA ये एंगल जो है वो एंगल CAE के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन है और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। इस तरीके से जो तीसरा एंगल है वो ट्रायंगल का वो ये है। आप कह सकते हैं क्योंकि ये जो एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं BAB प्लस BAC प्लस CAE, तो इन तीनों का योग क्या होगा? टू राइट एंगल्स, यानी कि 180 डिग्री होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ABC जो है ट्रायंगल, उससे तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें दिया था, हमें यही प्रूव करना है, हमें खोजना नहीं था कि 180 डिग्री होता है। इंडक्टिव में हमने फाइंड आउट किया कि तीनों कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पर हमें प्रूव करना है। एक एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं। कोई भी जो सूत्र दिया हुआ होता है उसका विभिन्न परिस्थितियों में, विशिष्ट स्थितियों में जब हम अनुप्रयोग करते हैं तो वो एक डिडक्टिव मेथड का ही उदाहरण होता है। यानी कि सूत्रों का हम विशिष्ट स्थितियों में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सूत्रों का अनुप्रयोग कर रहे हैं। कोई भी सूत्र हो सकता है। हमने A इक्वल टू सीधे बताया बच्चों को कि बच्चों ये पाई आर स्क्वायर होता है, अगर R दिया होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो बच्चा इस सूत्र का प्रयोग करके डायरेक्टली उसका एरिया निकाल लेगा। इसी तरह से हम बच्चों को एक प्रॉब्लम देते हैं कि A प्लस 2B इज इक्वल टू होल स्क्वायर। इस
इसको फाइंड आउट करो। अब क्योंकि बच्चों ने इंडक्टिव मेथड से, हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम जानते हैं कि इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चा इस आइडेंटिटी का यहाँ पर प्रयोग करेगा डायरेक्टली। तो क्या करेगा, वो पहले टर्म का स्क्वायर करेगा प्लस ट्वाइस इंटू टू ए इंटू टू बी, यानी कि 4ab दोनों टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन का ट्वाइस प्लस दूसरे टर्म का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर उसे कोई रीजनिंग नहीं करनी है, सीधे जो आइडेंटिटी पहले से उसको मिली है, जिसको वो जानता है, जिसको याद है, उसको यहाँ पर वो प्रयोग करेगा। तो इस तरीके से हम अपने डिडक्टिव अप्रोच के अंतर्गत क्या होता है, जो भी सूत्र पहले से डिराइव होता है उसका अनुप्रयोग बच्चा अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी समस्याओं को हल करने के लिए करता है। तो एक अभ्यास होता है उसके सूत्र को अनुप्रयोग करने का। तो इस तरीके से हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को पढ़ा। लेकिन यहाँ पर दोनों, अब इस डिडक्टिव मेथड की जो अगर हम बात करें इसकी मेरिट्स की, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये मेरिट क्या है, इसके कुछ फायदे भी हैं, क्योंकि सीधे फॉर्मूला का यूज किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इसमें प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या होता है, बच्चा आसानी से आंसर तक पहुंच सकता है, उसे ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, बहुत इजीली एफिशिएंटली वो सॉल्यूशन तक पहुंच जाता है। जितने भी फॉर्मूला यूज करके हमने देखा है कि फॉर्मूला सॉल्यूशन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो इसमें टाइम की भी बचत होती है, बड़ा इकोनॉमिकल प्रोसेस है, एनर्जी भी कम लग रही है, मेहनत भी कम हो रही है, तो डायरेक्ट हम पहुंच जा रहे हैं। दूसरा, बच्चे को फॉर्मूला याद करने होते हैं, नियम याद करने होते हैं, तो एक रिटेंशन पावर जो बच्चे की होती है मेमोराइजेशन में, उस क्षमता का भी इसमें विकास होता है। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चे में अब हम इसके डीमेरिट्स की बात करेंगे, यानी कि लिमिटेशंस, इसकी हानियां क्या है। तो जैसे अगर हम देखें तो इसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है, क्योंकि बच्चे ने सिर्फ सूत्र का अनुप्रयोग किया होता है, उसे एक्सेप्ट करना होता है, ढूंढा नहीं होता है, खोजा नहीं होता है, तो इस तरह से सीखा हुआ ज्ञान परमानेंट नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता, उसके भूलने की संभावना बनी होती है। इसमें कोई रीजनिंग भी नहीं करता है, बच्चा एक पैसिव लिसनर की तरह इसमें ज्ञान को का सॉल्यूशन ढूंढता है, उसको जो नियम बता दिए जाते हैं उनका वो अनुपालन करता है। तो ये साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं है, ये बच्चे की सिर्फ जो उसने सीखा है उसको अनुप्रयोग करने का कौशल या अभ्यास का मौका देता है। तो इस तरीके से इसकी ये लिमिटेशंस है। ये क्रैमिंग को बढ़ावा देता है, अगर बच्चा सूत्र को भूल जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, वो इसमें हमेशा लो रहेगा उसका। तो ये इसकी कमियां हैं। अब हम बेस्ट अप्रोच की बात करते हैं, क्योंकि दो विधियां हमने आज पढ़ी, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ये कहा जाता है कि अगर इनका कॉम्बिनेशन के रूप में अगर हम गणित शिक्षण का अभ्यास करें तो हमारे पास बेस्ट रिजल्ट आते हैं, क्योंकि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ये दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये कहा जाता है। अर्थात ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब है एक दूसरे की जो कमियां है वो इसको दूर कर सकते हैं। हम शुरू में अध्यापक विभिन्न प्रकार के सूत्र, फॉर्मूलाज, नियम, जनरलाइजेशन को इंडक्टिव अप्रोच से स्थापित कर सकता है, बच्चों के द्वारा खोज के द्वारा उनके द्वारा स्थापित करवा सकता है, और फिर खोजे हुए जो हमारे नियम है, फॉर्मूला है, जनरलाइजेशन है, उनके प्रयोग के लिए डिडक्टिव मेथड का यूज कर सकता है विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए। इस तरह से जो इनका कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट अप्रोच माना जाता है। तो इस तरह से आज हमारा ये इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड पूरा होता है। थैंक यू।